पलक झपकते ही कॉलेज का पहला दिन आ गया। सुबह सुबह ऑड्री ने अपनी शूटिंग से छुट्टी ले ली थी और किम से अपनी पूरी दिनचर्या संभालने को कह दिया था। वो कैथरीन के साथ लॉक्सटन स्थित स्टाइल यूनिवर्सिटी तक जाने का इरादा रखती थी। जब से ऑड्री को पता चला कि कैथरीन को स्टाइल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है, वो मुस्कुराना बंद ही नहीं कर पा रही थी। रास्ते में वह लगातार बातें करती रही। कैथी, हमारी जनरेशन में तुम सबसे होशियार और टैलेंटेड हो। अगर ग्रैंपा को पता चलता कि तुम स्टाइल यूनिवर्सिटी में चुनी गई हो तो वो खुशी से फूले नहीं समाते। कैथरीन शांत बैठी रही, कुछ नहीं बोली। उसके मन में ख्याल आया, क्या ग्रैंपा सच में खुश होते, सिर्फ इसलिए कि मैं स्टाइल यूनिवर्सिटी में चुनी गई हूँ। जब वह 7 साल की उम्र में कॉलेज में दाखिल हुई थी, तब भी विसेंटे ने बस एक तोहफा दिया था, लेकिन ज्यादा उत्साहित नहीं हुए थे। उन्होंने तो बस स्वॉन परिवार की बेहतरीन जेनेटिक्स की शेखी बघारी और कहा कि यह तो होना ही था। उस वक्त की छोटी कैथरीन बगावती थी। उसने विसेंटे को जवाब दिया था, अगर स्वॉन परिवार के जीन इतने शानदार हैं, तो कॉबिन जैसे इंसान कैसे पैदा हुए। विसेंटे गुस्से से तिलमिला उठे थे। वो तो जेनेटिक म्यूटेशन है, वो हमारे स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन पुरानी यादों को सोचकर कैथरीन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। ऑड्री ने जवाब न मिलने पर मुड़कर देखा। जब उसने कैथरीन को मुस्कुराते हुए देखा तो कुछ पल के लिए दंग रह गई। फिल्म इंडस्ट्री में ऑड्री अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन जब उसने कैथरीन की वह दुर्लभ मुस्कान देखी तो उसे एहसास हुआ कि असली सुंदरता क्या होती है। कैथी, तुम बहुत खूबसूरत हो। जब तुम मुस्कुराई थी तो मेरा दिल सच में पिघल गया। ऑड्री मजाक नहीं कर रही थी और बगल में बैठे किम भी कैथरीन को देखकर दंग रह गए थे। सौंदर्य सिर्फ चेहरे पर नहीं होता, ये बात कैथरीन को देखकर साफ झलक रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरत चेहरों की कमी नहीं थी, पर कैथरीन जैसी नैसर्गिक सुंदरता बहुत दुर्लभ थी। अगर कैथरीन चाहती तो बिना किसी मेहनत के वो एक सुपरस्टार बन सकती थी, सिर्फ अपने चेहरे के दम पर। दोनों की नजरों का भार महसूस करते हुए कैथरीन ने नीचे देखा और शांत स्वर में कहा, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी। मैं अपनी खूबसूरती से कमाना नहीं चाहती। ऑड्री ने होंठ सिकोड़ते हुए नाटकीय अंदाज में किम की बाहों में झुकते हुए कहा, किम, मुझे तो अभीन भावना हो रही है। कुछ लोग किस्मत से ही इतने परफेक्ट होते हैं। किम ने उसे झटके से दूर करते हुए कहा, बस करो, जो मिला है उसी में खुश रहो। ऑड्री पहले ही अमीर परिवार से थी, बेहद खूबसूरत थी, और सबसे ऊपर उसकी एक ताकतवर बहन कैथरीन थी। उनके मजाक के बीच अचानक कैथरीन का फोन बज उठा। जैसे ही उसने कॉल उठाया, ऑड्री और किम दोनों शांत हो गए। कॉलर ब्रैंडन था। फोन मिलते ही उसकी गहरी सधी हुई आवाज सुनाई दी, बेहद नर्म लहजे में। रास्ते में हो? हाँ, गाड़ी में हूँ, कैथरीन ने संक्षेप में जवाब दिया। असल में ब्रैंडन उसे खुद छोड़ने आना चाहता था, लेकिन चूंकि ऑड्री पहले ही छुट्टी लेकर साथ चल रही थी, इसलिए कैथरीन ने मना कर दिया था। कैथरीन ने सोचा कि शायद वह कोई जरूरी बात करेगा, लेकिन उसने बस यही कहा, सावधानी से जाना, और फोन काट दिया। फोन कटने के बाद ऑड्री ने धीरे से पूछा, वो मिस्टर डंकन थे, है ना? कैथरीन ने बस सिर हिलाया। ऑड्री ने चिंतित होकर कहा, कैथी, तुम लॉक्सटन जा रही हो और मिस्टर डंकन कासिया में रहते हैं। ये तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाएगी। तुम लोग कैसे संभालोगे? कैथरीन को यह सवाल अजीब लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या साथ रहने के लिए हर वक्त एक दूसरे से चिपके रहना जरूरी है? अगर रिश्ता सही नहीं है तो साथ बांधने से क्या फायदा? फिर भी ऑड्री की बेचैनी देखकर उसने जवाब दिया, वो जल्द ही अपना काम लॉक्सटन में शिफ्ट कर देंगे। ऑड्री ने कुछ पल सोचकर पूछा, मतलब मिस्टर डंकन अब ज्यादातर लॉक्सटन में ही रहेंगे? गाड़ी रुक चुकी थी। कैथरीन ने बिना जवाब दिए दरवाजा खोला और एयरपोर्ट की ओर बढ़ गई। ऑड्री ने किम से पूछा, तुमने समझा उसने क्या कहा? किम ने आंखें घुमाई, क्या तुम दोनों सच में एक ही माँ की बेटियां हो? एक स्वर्ग से आई है और दूसरी, ये कहकर वह तिरस्कार भरे अंदाज में आगे बढ़ गया। ऑड्री उसके पीछे पीछे चली और धीमी आवाज में बोली, जरा रुक जाओ, समझाओ तो सही उसने क्या कहा। ऑड्री की पहचान को देखते हुए वे दोनों विशेष वीआईपी चैनल से एयरपोर्ट में दाखिल हुए और फर्स्ट क्लास केबिन में बैठ गए। कुछ ही देर में बोर्डिंग पूरी हुई और वे अपनी सीटों पर आराम से बैठ गए। ऑड्री ने मुस्कुराते हुए कहा, कैथी, लगता है तुम्हारी बगल वाली सीट किसी और ने बुक की है। चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में उनसे बात करके सीट बदल लूंगी। कैथरीन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास कौन बैठा है, बस सामने वाला चुपचाप रहे, यही काफी था। उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। ऑड्री के जाने के बाद कैथरीन ने टोपी नीचे खींची और आराम से आंखें बंद कर ली। कुछ मिनटों बाद उसे बगल वाली सीट पर किसी भारी चीज के रखे जाने की आवाज आई। उसे पता चल गया कि यात्री आ चुका है, पर उसने आंखें नहीं खोली। फ्लाइट धीरे धीरे रनवे पर चलने लगी और एयर होस्टेस सर्विस शुरू करने लगी। सर, क्या आपको ब्लैंकेट चाहिए? उन्हें चाहिए। ये जानी पहचानी आवाज सुनते ही कैथरीन ने आंखें खोल दी। उसने देखा ब्रैंडन वहीं उसके पास बैठा था। अब उसे समझ आया कि उसने फोन जल्दी क्यों काट दिया था। वह पहले से ही इस फ्लाइट के लिए तैयार था। ऑड्री ने कहा था कि टिकट उपलब्ध नहीं है। अब कैथरीन समझ गई कि ऐसा क्यों था। ब्रैंडन ने टिकट पहले ही खरीद ली थी। एयर होस्टेस ने ब्रैंडन की शक्ल देखी तो पहले तो प्रभावित हुई,
लेकिन जैसे ही उसने उसकी नजरें कैथरीन पर देखी, उसे सब समझ आ गया। उसके लिए वहां कोई मौका नहीं था। ब्रैंडन ने ब्लैंकेट लिया और कैथरीन के ऊपर डाल दिया। आराम से सो जाओ, पहुंचने पर मैं उठा दूंगा। असल में ब्रैंडन ने पहले कैथरीन के लिए प्राइवेट जेट की व्यवस्था की थी, पर ऑड्री के साथ आने की वजह से उसने अपनी योजना बदल दी और यही कमर्शियल फ्लाइट ले ली ताकि वह कैथरीन के साथ रह सके। इसी बीच ऑड्री सीट बदलने के लिए उठी ही थी कि किम ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऑड्री ने हैरानी से उसे देखा। तब किम ने हंसते हुए उसकी पेशानी पर हल्की सी टिप्पणी मारी। थोड़ा सामने देखो ना, आखिर कौन बैठा है। ऑड्री ने मुड़कर देखा और जैसे ही उसकी नजर ब्रैंडन पर पड़ी, वह सब समझ गई। अब उसे पता चला कि किम ने उसे सीट बदलने से क्यों रोका था। जब वे विमान से उतरे तब जाकर ऑड्री को कैथरीन के पास आने की हिम्मत हुई। कैथी, मैंने एक होटल बुक किया है, चलो साथ चलते हैं। कैथरीन का कॉलेज अगले दिन से शुरू होना था। ऑड्री जानती थी कि कैथरीन को जल्दी उठना पसंद नहीं, इसलिए वह एक दिन पहले ही साथ आई थी और ठहरने के लिए होटल बुक कर लिया था। यह उसकी सोच समझी पहल थी। कैथरीन ने बगल में खड़े आदमी ब्रैंडन की ओर देखा। उसे लगा कि शायद उसके अपने कुछ और प्लान होंगे, और सच में जैसे ही कैथरीन ने नजर घुमाई, ब्रैंडन ने कहा, चलो मेरे घर चलते हैं। कैथरीन ने कोई आपत्ति नहीं की। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि वो कहाँ ठहरे, बस ऑड्री की सुविधा जरूरी थी। आपके घर? ऑड्री ने हैरानी से पूछा। मिस्टर डंकन, क्या आपने लॉक्सटन में घर खरीदा है? पास खड़े किम को लगा जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। ऑड्री की मासूमियत कभी कभी शर्मिंदा कर देती थी। ब्रैंडन डंकन परिवार और डंकन कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी था। अगर उसके पास लॉक्सटन में घर न होता तो वही अजीब बात होती। ब्रैंडन ने बस शालीनता से कहा, हाँ। ऑड्री ने कुछ पल सोचा। होटल में ठहरना तो अस्थायी है, और अगर ब्रैंडन का लॉक्सटन में घर है तो कैथरीन भविष्य में वहीं रह सकती है। उसे अभी देख लेना बुरा नहीं होगा। घर में रहना ज्यादा आरामदायक है और होटल में प्राइवेसी नहीं होती, ऑड्री ने कहा। कैथरीन ने ज्यादा नहीं सोचा, उसके लिए दोनों ही ठीक थे। चलो, उसने सहजता से कहा, और सब लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। पैक्सटन पहले से गाड़ी लेकर तैयार था और सब सीधे कार में बैठ गए। ऑड्री को उम्मीद थी कि ब्रैंडन का घर लॉक्सटन के किसी पॉश इलाके में होगा, लेकिन जब वे पहुंचे तो वह देखकर हैरान रह गई। घर तो स्टाइल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बगल में था। यह इलाका भले ही आवासीय था, लेकिन यहाँ जमीन की कीमत काफी ऊंची थी। फिर भी ब्रैंडन की हैसियत के हिसाब से ये जगह थोड़ी साधारण लगी। कैथरीन ने भी यह बात नोट की और हल्के से भौहें उठाई। उसने पूछा, क्या ये घर आपने हाल ही में खरीदा है? ब्रैंडन ने सिर हिलाया। हाँ, सुविधाजनक है। असल में उसने ये घर कैथरीन को ध्यान में रखकर ही खरीदा था। स्टाइल यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार छात्रों को तीसरे वर्ष तक कैंपस में ही रहना पड़ता था। कैथरीन से मिलने जुलने में आसानी रहे, इसलिए उसने विश्वविद्यालय के पास ही घर ले लिया था। घर के अंदर आते ही कैथरीन को एहसास हुआ कि सजावट और फर्नीचर लगभग वैसे ही हैं जैसे कासिया वाले अपार्टमेंट में थे। उसे लगा जैसे ब्रैंडन ने अपना पूरा घर ही यहाँ शिफ्ट कर लिया हो। यह उसके लिए बिल्कुल सही था। उसे नई जगहों या बदलाव पसंद नहीं थे। ब्रैंडन की यह समझदारी देखकर कैथरीन संतुष्ट दिखी। ब्रैंडन ने उसकी आंखों में वह संतोष देखा और मुस्कुरा दिया। ऑड्री ने भी ये देखा और उसके मन को तसल्ली मिली। कैथरीन जैसी लड़की को ब्रैंडन जैसा व्यक्ति मिलना, ये बात ऑड्री को पहले थोड़ा असहज कर रही थी, लेकिन अब ब्रैंडन का रवैया देखकर उसे लगा कि उसकी चिंता बेमानी थी। शाम को ऑड्री ने बाहर जाकर डिनर करने का सुझाव दिया, लेकिन वह विचार जल्दी ही रद्द हो गया क्योंकि घर में पहले से ही ढेर सारा खाना रखा था और ब्रैंडन ने खुद कुछ ऐसे व्यंजन बना रखे थे जो कैथरीन को पसंद थे। किम ने कैथरीन के हल्के निराश चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सुझाव है कि तुम अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दो मिस्टर डंकन ने तो पहले से सब परफेक्ट प्लान कर रखा है। ऑड्री ने मुंह बनाया, लेकिन जानती थी कि किम सच कह रहा है। ठीक है, मैं बस मरने का नाटक कर लूंगी, उसने नाटकीय अंदाज में कहा, और कैथरीन की नकल करते हुए पूरे शरीर के साथ सोफा चेयर पर लुढ़क गई। नर्म और आरामदायक चेयर देखकर वह चौंक पड़ी। कैथी, अब समझ आया कि तुम्हें लेटकर फोन चलाना इतना क्यों पसंद है। ये चेयर तो बेहद आरामदायक है। कैथरीन ने बस उसे एक हल्की नजर से देखा और फिर अपने गेम में मशगूल हो गई। ऑड्री ने कुछ देर बाद पूछा, पैक्सटन, ये चेयर अभी खरीदी है ना? कितने की है? मुझे भी चाहिए एक। पैक्सटन, जो ब्रैंडन का पर्सनल असिस्टेंट था, ने विनम्रता से कहा, मिस स्वॉन, अगर आप चाहें तो मैं वैसे ही चेयर आपके घर भेजवा सकता हूँ। बस समय बताइए। ऑड्री ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, बस बताओ इसे खरीदना कैसे है। फिर उसे याद आया, ओह हाँ, कीमत क्या है? पैक्सटन ने झिझकते हुए कहा, मिस स्वॉन, ये चेयर अटास्का से कस्टम निर्मित है और इसकी मौजूदा कीमत लगभग $1 मिलियन है। ऑड्री का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या $1 मिलियन की चेयर? पैक्सटन ने सिर हिलाया। उसने बस बाजार कीमत बताई थी। वास्तव में ये फर्नीचर एक मशहूर डिजाइनर ब्रांड के लिमिटेड कलेक्शन से था, जिसे खरीदने के लिए पहले उनके बुटीक में भारी खर्च करना पड़ता था, यानी असल कीमत इससे भी कहीं ज्यादा थी। ऑड्री ने गहरी सांस ली और बड़बड़ाई, रहने दो, मैं इस कुर्सी के लायक नहीं हूँ। कैथरीन ने, जो अब तक गेम खेल रही थी, ये सुन लिया।
उसने रसोई में खाना बनाते ब्रैंडन की ओर देखा। वो हर चीज बड़े सलीके से कर रहा था। ब्रैंडन ने शायद उसकी नजर महसूस की। वह मुड़ा और उनकी नजरें मिली। कैथरीन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने उंगली से ब्रैंडन की ओर इशारा किया, फिर उस सोफा चेयर की ओर जिसे वह इस्तेमाल कर रही थी, और बोली, अगली बार मुझे कैश दे देना। असल में कैथरीन कंगाल थी। आबॉट लैबोरेटरी के नए प्रोजेक्ट में उसने जितना कमाया था वो सब पलक झपकते ही खर्च हो गया था। ब्रैंडन उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। इतनी जल्दी सब उड़ा दिया? कैथरीन ने आंखें उठाईं। वह जानती थी कि ब्रैंडन राविनलॉथ में उसकी कमाई की बात कर रहा है। वहां उसने अच्छी खासी रकम कमाई थी और एक सोने की खान भी हासिल की थी। लेकिन वह सारा पैसा आबॉट लैब में चला गया और एक हफ्ते में सब खत्म हो गया। जहां तक सोने की खान का सवाल था, उसे निकालकर बेचने में समय लगता था। फिलहाल कैथरीन के पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था। पैसे की बात आते ही कैथरीन को एक पुरानी बात याद आई। उसने ठंडी गहरी नजरों से ब्रैंडन की ओर देखा और धीरे मगर नपे तुले स्वर में कहा, सुना है तुम्हारे पास काफी निजी संपत्ति है। कल की पूछताछ के बाद कैथरीन को ब्रैंडन से एक मोटी रकम मिली। उसने मजाक में उसे चुप्पी का मुआवजा कहा। अगले दिन वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रही थी। ऑड्री अब मनोरंजन जगत में तेजी से उभरता सितारा थी। उसके लाखों प्रशंसक थे। अगर वह कैथरीन के साथ कॉलेज जाती तो यह निश्चित रूप से ध्यान खींचता और शायद अनचाही परेशानी खड़ी करता। इसलिए ऑड्री ने सोचा कि कैथरीन के स्टाइल यूनिवर्सिटी में दाखिले के दौरान ब्रैंडन ही उसके साथ जाएगा। स्टाइल यूनिवर्सिटी हर साल सीमित संख्या में ही छात्रों को प्रवेश देता था, आम विश्वविद्यालयों की तरह नहीं। आमतौर पर वहां 200 से भी कम छात्र भर्ती होते थे। इसी वजह से वहां दाखिला मिलना एक बड़ी प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। हजारों विद्यार्थी परीक्षा देते, लेकिन उनमें से केवल चुनिंदा लोग ही प्रवेश पा पाते। हालांकि दाखिला सीमित था, लेकिन विश्वविद्यालय का इनरोलमेंट सेरेमनी बेहद जीवंत माहौल में होता था। जब गाड़ी विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंची, ब्रैंडन पहले उतरा और पैक्सटन ने कैथरीन का सामान निकालने में मदद की। बाकी छात्रों की तरह उसके पास बहुत सा सामान नहीं था, बस एक सूटकेस। पैक्सटन एक और खड़ा हो गया, ये सोचकर कि ब्रैंडन अब भीतर जाएगा। लेकिन ब्रैंडन ने हाथ बढ़ाया। पैक्सटन कुछ पल के लिए चौंक गया, फिर ब्रैंडन की आंखों में चमक देख उसने जल्दी से सम्मानपूर्वक सूटकेस उसे थमा दिया। ब्रैंडन ने एक हाथ में सामान और दूसरे हाथ में कैथरीन का हाथ थामते हुए नर्म स्वर में कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस बीच उसके फोन की लगातार बजती आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसके दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में एडन मजाकिया मूड में था। उसने सबको टैग करते हुए लिखा, दोस्तों मैं तो शायद ही कभी सुबह जल्दी उठता हूँ, चलो नाश्ते पर मिलते हैं। ट्रस्टन ने जवाब दिया, एडन सुबह सुबह पागल हो गया क्या? समूह में हंसी मजाक चल ही रहा था कि किसी ने पूछा, मिस्टर डंकन कहाँ हैं? काफी समय से दिखे नहीं। ब्रैंडन ने ये देखा और मुस्कुराते हुए कैमरा खोला, एक फोटो खींची और ग्रुप में भेज दी। शुरू में सब उलझन में थे, लेकिन जैसे ही एडन ने फोटो खोली उसने टिप्पणी की, ये कौन है? फोटोग्राफी तो बेकार है। लड़की का हाथ पकड़े और सूटकेस उठाए, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, लड़की का हाथ तो सुंदर है। तभी ब्रैंडन ने उसी फोटो के नीचे जवाब दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने आया हूँ। पूरा ग्रुप सन रह गया। ट्रस्टन सबसे पहले बोला, ब्रैंडन तो शायद ही कभी ग्रुप में बात करता था और अब सीधे पब्लिक रोमांस। एडन को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी ब्रैंडन का मजाक उड़ाया था, और वो भी उसकी गर्लफ्रेंड पर टिप्पणी करके। उसने जल्दी से लिखा, ठीक है दोस्तों, मैं तो अब नाश्ता छोड़कर जा रहा हूँ। इतनी मोहब्बत सुबह सुबह हजम नहीं होती। मैं ग्रुप छोड़ता हूँ। इसके बाद ग्रुप में सब हंसी के फव्वारे छोड़ने लगे। भाई तू तो मुसीबत मोल ले गया। कैथरीन को लगा कि ब्रैंडन फोन पर कोई काम कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान देख वह हैरान रह गई। क्या इतना मजेदार है? उसने पूछा। ब्रैंडन ने फोन रख दिया और शांत स्वर में बोला, कुछ नहीं, बस एडन की बेवकूफी देख रहा था। फिर दोनों इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ओर बढ़े। सीनियर छात्र काफी देर से नए छात्रों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कैथरीन पहुंची, एक खूबसूरत शांत लड़की, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। भले ही उसने टोपी पहनी थी, पर उसके चेहरे की झलक ही उसकी सुंदरता बयां कर रही थी। एक सीनियर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग विभाग की नई छात्रा हैं? कैथरीन ने शांत भाव से सिर हिलाया और अपना एडमिशन लेटर बढ़ा दिया। उसकी हल्की झिझक देखकर किसी ने बुरा नहीं माना। आखिर नए छात्र शुरुआत में सब ऐसे ही होते हैं। जैसे ही उन्होंने दस्तावेज देखे, सबके चेहरों पर खुशी फैल गई। आखिरकार उनके विभाग में एक लड़की आई थी, वह भी इतनी खूबसूरत। कई लड़के आगे बढ़े, आइए हम सीनियर हैं, आपको कैंपस घुमा देते हैं। आपका सामान कहाँ है? हमें दे दीजिए, हम ले चलते हैं। धन्यवाद, जरूरत नहीं, कैथरीन ने विनम्रता से कहा और थोड़ा पीछे हट गई। ब्रैंडन अब तक चुपचाप खड़ा था, लेकिन जब सबकी नजरें कैथरीन पर थीं, तो अब पहली बार कुछ लोगों ने उसे नोटिस किया। जैसे ही उन्होंने ब्रैंडन को देखा, सब दंग रह गए। इतना आकर्षक चेहरा और इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व। वे सोचने लगे, हमारे कॉलेज के लड़के तो ऐसे नहीं लगते। एक सीनियर आगे बढ़ा और बोला, भाई साहब आप इनके भाई होंगे ना? सामान दीजिए, हम रख देते हैं।
ब्रैंडन के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। भाई, उसकी ठंडी निगाह देखकर सीनियर की हंसी सूख गई। कैथरीन खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। उसे लगा था ब्रैंडन कुछ कहेगा या डांटेगा, लेकिन उसने बस शांत स्वर में कहा, जरूरत नहीं। सीनियर ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। आप दोनों काफी शांत हैं, है ना? वो सब डॉर्मेटरी बिल्डिंग तक साथ गए। ऊपर जाने से पहले ब्रैंडन ने सीनियर के हाथ से चाबी झपट ली और उंगली पर घुमाते हुए ठंडे स्वर में कहा, हम खुद चले जाएंगे। सीनियर इतना डर गया कि बस खड़ा रह गया। उसे लगा था कि उसे कैथरीन की मदद का मौका मिलेगा, लेकिन अब तो वह केवल दूर से देख सकता था। जब वे ऊपर पहुंचे, कैथरीन ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर कहा, ब्रदर। ब्रैंडन सीढ़ी पर ही रुक गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह झुककर कैथरीन का हाथ थामता है, उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसके सिर पर ठुड्डी टिकाकर धीमे स्वर में फुसफुसाता है, अगली बार ये शब्द कमरे के अंदर कहना। कॉलेज के हॉस्टल के कमरे 4 लोगों के लिए बनाए गए थे। ब्रैंडन कैथरीन के साथ उसके कमरे तक गया। कैथरीन ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर धीरे से उसे खोला। वो बहुत जल्दी नहीं पहुंची थी, बाकी 3 रूममेट्स पहले से ही वहां मौजूद थीं। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर कमरे के अंदर बैठी लड़कियां चौंक गईं। उन्होंने मुड़कर देखा, दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, जिसकी मौजूदगी में एक शालीन सी गरिमा झलक रही थी। उसकी टोपी का झुका हुआ किनारा चेहरा ढक रहा था। कमरे में सबसे पहले आने वाली रूममेट इजाबेला विटमॉर ने आगे बढ़कर पूछा, अरे, क्या तुम हमारी रूममेट हो, रूम 403 की? कैथरीन ने अपनी टोपी उतारी, सबकी ओर शांत नजरों से देखा और बस इतना कहा, हाँ। जैसे ही इजाबेला ने उसका चेहरा साफ देखा, वह दंग रह गई। वाह, इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? तुम तो गजब की लग रही हो। अब तो रूम 403 में 2 हसीनाएं हो गईं, पहले बेयट्रस और अब तुम। बाकी रूममेट्स भी कैथरीन की सुंदरता देखकर चकित रह गईं। भगवान कुछ लोगों पर वाकई ज्यादा मेहरबान होते हैं, वही आंखें, वही नाक, पर चेहरा जैसे किसी मूर्तिकार ने गढ़ा हो। इजाबेला की तारीफों पर कैथरीन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वह ऐसे कमेंट्स कई बार सुन चुकी थी और अब उन पर ध्यान नहीं देती थी। इससे माहौल थोड़ा असहज हो गया। तनाव कम करने के लिए इजाबेला ने जल्दी से परिचय करवाया, कैथरीन, ये है बेयट्रिस फेसर, हमारी नई कैंपस ब्यूटी। सुना है कॉलेज शुरू होने से पहले ही इन्होंने पिछली ब्यूटी क्वीन को पछाड़ दिया। कैथरीन ने बेयट्रिस की ओर देखा। वह ठीक ठाक थी, पर ऑड्री या लियाना जैसी नहीं। चेहरे पर आकर्षण था, पर असाधारण नहीं। जैसे कैथरीन उसे देख रही थी, वैसे ही बेयट्रिस भी उसे परख रही थी, लेकिन उसकी नजर में जलन साफ झलक रही थी। बेयट्रिस ने तंज कसते हुए कहा, मिस स्वॉन, तुम्हारी नाक और आंखें तो बहुत परफेक्ट हैं, इन्हें जेनिकॉन या कोरिला में बनवाया है क्या? ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। साफ था कि बेयट्रिस इशारों में कह रही थी कि कैथरीन का चेहरा कृत्रिम है। कैथरीन ने भान उठाई, हल्का मुस्कुराई और ठंडे स्वर में बोली, तुम्हारी बातों और अभिनय में काफी निखार है। लॉक्सटन थिएटर एकेडमी में दाखिला नहीं मिला क्या? शायद वहां के लिए ज्यादा ही आत्मविश्वासी थी। लॉक्सटन थिएटर एकेडमी देश का प्रसिद्ध परफॉर्मिंग आर्ट्स संस्थान था और वहां का सख्त नियम था कि कोई भी प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाला छात्र वहां प्रवेश नहीं पा सकता। बेयट्रिस का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने अपनी आंखों पर सच में बहुत खर्च किया था और सब उसकी कुदरती खूबसूरती की तारीफ करते थे। पर कैथरीन ने एक नजर में भेद लिया। बेयट्रिस गुस्से से तमतमाई, लेकिन कैथरीन की तेज नजरों से टकराते ही चुप रह गई। उसे डर था कि अगर बहस की तो उसकी और पोल खुल जाएगी। अब कमरे में सिर्फ एक रूममेट रह गई थी, एक सीधी सादी लड़की, बड़ी काली चश्मे वाली, जो पढ़ाई में डूबी रहने वाली लग रही थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, कैथरीन, मैं अमीलिया एशफोर्ड हूँ। क्या तुम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो? हाँ, कैथरीन ने छोटा सा जवाब दिया। अमीलिया की आंखें चमक उठी। सच में तुम वही हो? ओह गॉड, मैंने तो सोचा था अफवाह है। इजाबेला ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ अमीलिया? अमीलिया ने उत्साहित होकर कहा, बेला, ये वही कैथरीन है, कासिया की टॉप स्कॉलर। इनके लिए स्टायर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी के एडमिशन ऑफिसर आपस में लड़ पड़े थे। कहते हैं हमारे कॉलेज के ऑफिसर ने तो अपनी जेब से फंड निकालकर स्कॉलरशिप ऑफर की थी ताकि कैथरीन यहाँ आ सके। इजाबेला दंग रह गई। उसने सुना था कि एक असाधारण छात्रा को कॉलेज ने खुद भर्ती करने के लिए इतना संघर्ष किया था, पर उसने नहीं सोचा था कि वही उसकी रूममेट होगी। कैथरीन, तुम तो कमाल की हो, इजाबेला बोली। बेयट्रिस ने व्यंग्य से कहा, कौन जाने उसने ये अंक कैसे पाए। अमीलिया ये सुनकर भड़क उठी। वह मेहनती छात्रा थी और उसे ऐसे आलसी लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती थी जो खुद कुछ न करें और दूसरों की मेहनत पर शक करें। वह तुरंत पलटकर बोली, कम से कम उसने मेहनत करके दाखिला तो लिया है, कुछ लोगों की तरह आखिरी रैंक पर नहीं आई। बेयट्रिस का चेहरा लाल पड़ गया। वह लॉक्सटन की स्थानीय छात्रा थी और स्थानीय कोटे की वजह से उसे बहुत कम अंकों पर प्रवेश मिल गया था। ये बात उसे सबसे ज्यादा चुभती थी। अमीलिया की बात ने उसे पूरी तरह चुप करा दिया। वो गुस्से में अपने बिस्तर पर चली गई, पर्दे खींचे और किसी से बात नहीं की। अमीलिया ने कंधे उचकाते हुए कैथरीन की ओर देखा। फिक्र मत करो, उसके इशारे का मतलब यही था। कैथरीन ने हल्की मुस्कान से सिर हिलाया। कमरे का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो गया।
कैथरीन ने अपना सामान खोलना शुरू किया। ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए काम जल्दी निपट गया। ब्रैंडन को वह अंदर नहीं आने देना चाहती थी, आखिर ये लड़कियों का हॉस्टल था। सारा सामान व्यवस्थित करने के बाद उसने इजाबेला से लॉकर की चाबी ली, हॉस्टल के समय के नियम पूछे और बाहर निकल गई। ब्रैंडन गलियारे में इंतजार कर रहा था, लेकिन कैथरीन ने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। कॉरिडोर में कई लड़कियां अपने फोन लिए खड़ी थीं और उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी। उसी पल कैथरीन के दिमाग में एक शब्द आया, भेड़ियों का झुंड। कैथरीन ने हाथ बांधे हुए धीरे धीरे ब्रैंडन की ओर कदम बढ़ाए। जब वह उसके पास से गुजरी तो जानबूझकर रुकी नहीं। उसने सोचा, थोड़ा ब्रैंडन को छेड़ती हूँ, लेकिन ब्रैंडन ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया और सीढ़ियों की ओर खींच लिया। उसी पल कैथरीन को ऐसा लगा मानो पीछे खड़ी लड़कियों के दिल टूटने की आवाजें सुनाई दे रही हों। बेचारी लड़कियां। ब्रैंडन उसे नीचे खींचते हुए एक कोने में ले आया। अचानक उसने कैथरीन को एक अंधेरे कोने में धक्का दिया। कैथरीन कुछ समझ पाती उससे पहले ही ब्रैंडन ने उसे दीवार से सटा दिया। उसके ठंडे पतले होंठ कैथरीन के नर्म होठों से मिले, उनमें अधिकार और हल्की सी सजा का एहसास था। कैथरीन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे ब्रैंडन को यूं नियंत्रण खोते हुए देखना पसंद था, यह उसे मजेदार लगता था। कुछ देर बाद ब्रैंडन ने अनमने ढंग से कैथरीन को छोड़ा। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और धीमी भारी आवाज में बोला, अगली बार फिर दूर खड़ी होकर देखोगी। कैथरीन ने हल्की सी ठंडी हंसी हंसी, जो लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। वह मुस्कुराई और ब्रैंडन की ओर नजरें टिकाईं। उसकी आंखों की गर्मी ने ब्रैंडन को बेचैन कर दिया। अगर जगह ठीक होती तो वह यहीं कैथरीन से निपट लेता। उसने कैथरीन के कपड़े ठीक किए और उसे कोने से बाहर खींच लिया। कुछ खाने चलें? उसने पूछा। कैथरीन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला और रोनन का संदेश देखा। उसने साथ में डिनर के लिए बुलाया था। रोनन भी यहाँ है, उसने कहा। चलो उसी के साथ खाते हैं। ब्रैंडन ने कोई आपत्ति नहीं की। चूंकि रोनन भी उसी यूनिवर्सिटी में था, तीनों साथ जाने का फैसला किया। रोनन पहले से ही स्टूडेंट सेंटर के पास एक रेस्टोरेंट देख चुका था। उसे लगा कैथरीन को वह जगह पसंद आएगी। उसने लोकेशन भेज दी थी। वह जगह हॉस्टल से केवल 5 मिनट की दूरी पर थी, इसलिए कैथरीन और ब्रैंडन वहां पहुंच गए। रोनन नीचे इंतजार कर रहा था। दूर से कैथरीन को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। उसने हाथ हिलाते हुए पुकारा, कैथरीन इधर आओ। आवाज सुनते ही कैथरीन ने उसे देखा और उसकी ओर बढ़ी। वह जगह न्यू ऑर्लियंस चिकन विंग्स का रेस्टोरेंट था। ब्रैंडन जहां ले जाता था उन महंगे रेस्तरां से बिल्कुल अलग। लेकिन अब चूंकि उसे अगले कुछ साल यहाँ रहना था, इसलिए कैथरीन ने इसे सामान्य रूप से स्वीकार किया। रोनन कैथरीन को देखकर बहुत खुश था और ब्रैंडन को लगभग अनदेखा कर गया। वह बोला, कैथरीन मैंने एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया है, चलो अंदर चलते हैं। रोनन ने कॉलेज में सामान रखकर बाकी सब इंतजाम कर लिए थे। भले ही वह कैथरीन की क्लास में नहीं था, लेकिन एक ही कॉलेज में होना उसके लिए काफी था। ठीक है, कैथरीन ने आत्मविश्वास से कहा और आगे बढ़ी। उसकी चाल में एक स्वाभाविक गरिमा थी। रोनन और ब्रैंडन उसके पीछे पीछे चले। दोनों की मौजूदगी अलग ही असर छोड़ रही थी। रेस्तरां में तीनों के दाखिल होते ही सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। नया सत्र शुरू हुआ था, इसलिए स्टूडेंट सेंटर में काफी रौनक थी। भले ही कैथरीन की शक्ल का कुछ हिस्सा टोपी से ढका था, लेकिन ब्रैंडन और रोनन दोनों इतने आकर्षक थे कि लोग उन्हें देखे बिना नहीं रह पाए। वे प्राइवेट रूम के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि अचानक पीछे से एक मीठी आवाज आई, मिस्टर डंकन। तीनों ने एक साथ रुककर पीछे मुड़कर देखा। ब्रैंडन ने भौहें सिकोड़ ली, उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी झलक रही थी। लेकिन जेडा को इसका अंदाजा तक नहीं था। वह ब्रैंडन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ उससे टकरा गई है। उसे लगा, ये तो किस्मत है। वह मुस्कुराई और मीठे लहजे में बोली, मिस्टर डंकन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोनन ने भीतर ही भीतर सोचा, ये कौन बदसूरत आई है, हमारे बीच टपकने की हिम्मत कैसे की? ब्रैंडन ने कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर जाने लगा। तभी जेडा की नजर कैथरीन पर पड़ी। कैथरीन को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वही लड़की जिसने पहले उसके सामने उसे शर्मिंदा किया था। वो गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले की घटना के बाद जेडा ने कैथरीन से बदला लेने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन हर बार नाकाम रही। घर की आर्थिक हालत भी बिगड़ गई थी, जिससे उसका बदला अधूरा रह गया। अब अचानक कैथरीन को देखकर उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस बार वह कैथरीन को सबक सिखाकर रहेगी। लेकिन हालात हमेशा योजनाओं के हिसाब से नहीं चलते। कैथरीन कुछ कह पाती उससे पहले ही रोनन बोल पड़ा। उसे कैथरीन से नफरत करने वालों से सबसे ज्यादा चिढ़ थी। उसके लिए जो भी कैथरीन के खिलाफ था वो उसका दुश्मन था। वह बोला, तुम हो कौन? यहाँ शोर क्यों मचा रही हो? तुम्हारी आवाज तो मेढक की टर टर से भी बुरी है और ऊपर से सवाल भी पूछ रही हो। इतनी बदसूरत होकर लोगों के सामने आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आईने में खुद को देखो, शायद डर के मारे बेहोश हो जाओ। और हाँ, सिर्फ बदसूरत होना ही काफी नहीं था, लोगों को डराने भी निकल पड़ी हो। क्या सबको दुख देने का ठेका ले रखा है? रोनन की बातों ने जेडा को हिलाकर रख दिया। वह इतनी गुस्से में थी कि शब्द नहीं निकल पाए। उसने कहना चाहा, लेकिन रोनन ने फिर काट दिया।
तुम कौन होती हो बोलने वाली? तमीज है? पढ़ाई का क्या फायदा अगर इंसानियत ही नहीं सीखी? जेडा का चेहरा लाल पड़ गया, सांसें भारी हो गईं। रोनन ने जब देखा कि उसकी हालत खराब है तो वह संतुष्ट होकर मुस्कुराया। वो कैथरीन की ओर मुड़ा और कोमल स्वर में बोला, कैथरीन, इन बेकार लोगों पर वक्त मत खराब करो। चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ क्या सबसे अच्छा है। कैथरीन ने जेडा की हालत देखी और मन ही मन सोचा कि कम से कम इस बार उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो आगे बढ़ी, ब्रैंडन उसके पीछे पीछे चला, बिना जेडा की ओर देखे। एक पल में जो जेडा पहले ध्यान का केंद्र थी, अब सबकी नजरों में दया की पात्र बन गई। शर्म और गुस्से से भरी जेडा वहां से चली गई। हर बार जब वह कैथरीन से टकराती, उसे हार का सामना करना पड़ता था। कैथरीन वाकई उसकी किस्मत की दुश्मन थी और उसने ठान लिया, एक दिन वो उससे बदला जरूर लेगी। जेडा के पास उसके कुछ समर्थक भी खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि जेडा का अपमान हो रहा है तो वे सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए। जेडा, ये लोग कौन हैं? इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, इनके बोलने का तो कोई तरीका ही नहीं। शिष्टाचार नाम की चीज है ही नहीं इनके पास। अपने आसपास के लोगों को कैथरीन और उसके दोस्तों की बुराई करते सुनकर जेडा को कुछ राहत मिली। उसने होठों को हल्का दबाया और बेचारगी भरे अंदाज में मुस्कुराई। कुछ नहीं, उसने कहा, उनमें से एक मेरा दोस्त है। बस उसके नए दोस्त मुझे पसंद नहीं करते। मुझे उससे दूर करने के लिए उन्होंने मुझ पर निशाना साधा। ये सुनते ही आसपास के लोग गुस्से में भर गए। ऐसे लोग भी होते हैं, कितने बेहया हैं। जेडा जैसी होनहार लड़की और ऊपर से एक बड़ी और रईस फैमिली से, उन्हें तो गर्व होना चाहिए कि वो उससे दोस्ती करना चाहती है। और ये लोग हैं कि उसकी कदर ही नहीं कर रहे। इन्हीं में से एक लड़के ने कहा, जेडा, मैंने उस लड़के को देखा है, वो जो काले कपड़ों में था। जेडा तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने पूछा, तुमने उसे देखा है? यकीन है? लड़के ने थोड़ा सोचकर सिर हिलाया। हाँ जेडा, मैंने उसे देखा था। उस लड़के का नाम रोनन है, नेटवर्क इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का नया छात्र। आज सुबह मेरे क्लासमेट को उसे रिसीव करने की जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए याद है। अब सब कुछ जेडा को समझ आ गया। कैथरीन अपने किसी दोस्त के साथ स्टायर यूनिवर्सिटी आई थी, इसलिए वो यहाँ दिखी। जेडा मन ही मन सोचने लगी, कैथरीन जैसी बेवकूफ लड़की स्टायर यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिल हो गई। उसने उस लड़के को अलग बुलाया और कुछ बातें समझाई कि आने वाले कुछ दिनों में रोनन पर नजर रखे, ताकि उसका कॉलेज जीवन ज्यादा आसान न रहे। अगर उसने मुझे फिर नीचा दिखाया, उसने सोचा, तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर प्राइवेट रूम में रोनन अब भी थोड़ा खींचा हुआ था। अगर कैथरीन ने उसे रोका न होता तो वह दरवाजे पर खड़ी उस औरत को सबक सिखा देता। कैथरीन, वो औरत कौन थी? बड़ी ही परेशानी है वो। कैथरीन कुर्सी की पीठ पर एक हाथ टिकाए बैठी थी और दूसरे हाथ से थोड़ी को थामे हुए थी। रोनन की बात सुनकर उसने धीरे से उसकी ओर देखा, फिर नजरें ब्रैंडन की ओर मोड़ दी। रोनन को तुरंत समझ आ गया, अच्छा, तो इसलिए वो औरत ब्रैंडन को देखती जा रही थी। वो भी उन औरतों में से है जिन्हें ब्रैंडन पसंद है। रोनन को गुस्सा तो आया, लेकिन ब्रैंडन की मौजूदगी में कुछ बोल नहीं सका। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, थोड़ा दूसरों से दूरी रखो ना। कैथरीन को हर बार परेशानी में डाल देते हो। आवाज धीमी थी, पर मौजूद तीनों की सुनने की क्षमता बहुत तेज थी। ब्रैंडन और कैथरीन दोनों ने साफ सुन लिया। ब्रैंडन ने सिर उठाया और देखा कि कैथरीन उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत थी। जब कैथरीन ने देखा कि ब्रैंडन उसकी ओर देख रहा है, तो उसने बिना झिझके भौहें उठाई, जैसे चुनौती दे रही हो। अगले ही पल ब्रैंडन ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अब से कोशिश करूंगा कि अकेले बाहर न जाऊं। रोनन सूप पी रहा था, ये सुनकर वह लगभग घुट गया। उसने मन ही मन सोचा, लगता है ब्रैंडन भी दूसरों की तरह बेहया हो सकता है, बल्कि उससे ज्यादा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खाने के बाद रोनन चाहता था कि कैथरीन के साथ थोड़ा घूमे या गेम खेले। उसके लिए कैथरीन के साथ समय बिताना ही सबसे अच्छी बात थी। लेकिन ब्रैंडन ने यह प्रस्ताव सख्ती से ठुकरा दिया। उसने कहा, कल सुबह ओरिएंटेशन मीटिंग है और दोपहर से फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होगी। स्टायर यूनिवर्सिटी में वक्त की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाती। कैथरीन को आराम की जरूरत है, वरना कल थक जाएगी। ये वजह इतनी ठोस थी कि रोनन के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस देखता रह गया जब ब्रैंडन कैथरीन को हॉस्टल तक छोड़ने गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हॉस्टल के नीचे ब्रैंडन ने अनिच्छा से कैथरीन का हाथ छोड़ा। मैं अगले कुछ दिन यहीं रहूंगा, अगर कुछ चाहिए हो तो तुरंत कॉल करना। लॉक्सटन में डंकन कॉर्पोरेशन की वापसी कोई आसान बात नहीं थी। एस्कना की राजधानी लॉक्सटन में कई ताकतवर परिवार रहते थे। पहले तो सबने राहत की सांस ली थी जब डंकन परिवार शहर से गया था, और अब जब वे वापस आए हैं तो सबकी नजरें उन पर टिकी हैं। यह मामला एक दो दिन में सुलझने वाला नहीं था। ब्रैंडन के लिए कुछ दिन यहीं रह पाना भी बड़ी बात थी। कैथरीन को थोड़ी चिंता हुई। अगर तुम्हें कुछ जरूरी काम है तो जाओ, मैं ठीक हूँ। आखिर मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। ब्रैंडन मुस्कुराया, मुझे पता है तुम पढ़ाई के लिए आई हो, लेकिन अब तुम मुझे चिंता करने लगी हो, बुरा नहीं लगता। कंपनी की फिक्र मत करो, वहाँ कोई बेकार नहीं बैठा। वो हल्के से कैथरीन के सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला,
मैंने जिन लोगों को ऊंचे वेतन पर रखा है वो काम करने के लिए ही हैं। अगर मुझे ही सब कुछ करना पड़े तो फिर पैसे क्यों दूं? ब्रैंडन के आत्मविश्वास को देखकर कैथरीन ने आगे कुछ नहीं कहा। वो बिना पीछे देखे मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए ऊपर चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब कैथरीन ने कमरे का दरवाजा खोला तो बाकी तीनों पहले से मौजूद थीं। बियट्रस ने उसे देखते ही आंखें घुमा ली। वहीं इजाबेला और अमीलिया ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और कैथरीन ने भी शालीनता से जवाब दिया। अमीलिया तो उसे देखकर इतनी उत्साहित हो गई कि तुरंत अपनी कॉपी लेकर दौड़ी आई। कैथरीन, ये एक फॉर्मूला है जो मैंने एक विदेशी वेबसाइट पर देखा था। बहुत मुश्किल है। मैं 1 महीने से कोशिश कर रही हूँ लेकिन हल नहीं निकाल पाई। क्या तुम देखना चाहोगी? कैथरीन ने नोटबुक ली और फॉर्मूले पर नजर डाली। उसे तुरंत समझ आ गया, ये वही सवाल था जो उसने कुछ समय पहले एक फोरम पर शेयर किया था, बस इसमें थोड़ा बदलाव किया गया था। उसने बिस्तर के पास रखी कुर्सी खींची, अमीलिया की पेन ली और हल निकालने लगी। अमीलिया हैरान रह गई। कैथरीन, तुम कितनी तेजी से कर रही हो? कैथरीन ने कुछ नहीं कहा, बस ध्यान से काम करती रही। बियट्रस अब तक सब देख रही थी। अमीलिया के चेहरे पर प्रशंसा देखकर वह जलने लगी। वह बुदबुदाई, इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम सब एक ही कॉलेज में हैं, तुम कोई खास नहीं हो। अमीलिया को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पलटकर कहा, बातों से नहीं, काम से साबित करो। अगर तुम हल निकाल पाओ तो मान लूंगी कि तुम बेहतर हो, वरना चुप रहो। बियट्रस जानती थी कि अमीलिया बहुत होशियार है, डायलम की टॉपर जिसने कई अवार्ड जीते हैं। अगर उसने ऐसा कहा तो सवाल वाकई मुश्किल होगा। बियट्रस खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोली, कौन जाने सवाल कैसा है, शायद इसे कोई हल ही न कर सके। मैं क्यों तुम्हारे कहने पर काम करूं? तभी कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, हो गया, लो देखो। बियट्रस का चेहरा सुन पड़ते ही हरा पड़ गया। कैथरीन ने प्रश्न के विस्तृत कदम अमीलिया के पास फेंक दिए। ये देखकर बियट्रस कहना चाहती थी कि कैथरीन के उत्तर में कोई कमी है, लेकिन अगले ही पल उसने अमीलिया को कैथरीन से उत्साह से चिल्लाते सुना, कैथरीन, तुम वाकई सही मायने में टॉपर बनकर पूरे अंक लाने की लायक हो। मैं इस प्रश्न पर करीब 1 महीना लगी रही, पर कोई सफलता नहीं मिली, पर तुमने इसे बस कुछ ही मिनटों में हल कर दिया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि प्रोफेसर हार्टली तुम्हें हमारे कॉलेज में पढ़ाने के लिए चाहता था। तुम वाकई प्रतिभाशाली हो। इतनी पूरे जोश भरी तारीफ के सामने कैथरीन शांत ही रही। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, ऐसी ही समस्याएं मैं पहले भी देख चुकी हूँ। कैथरीन की बात बियट्रस को एक छलावा लग गई। उसके स्वर में तंज की गर्मी थी जब उसने पास में कह दिया, तुम बस खुशकिस्मत हो। कैथरीन का चेहरा जम सा गया और हल्का सा उदास हुआ, पर उससे कुछ पल में पलटकर कुछ कहने से पहले अमीलिया, जो पास खड़ी थी, चुप नहीं बैठ सकी। वह सीधे बियट्रस के सामने आकर उसे घूरने लगी। अमीलिया की आक्रामक मुद्रा देखकर बियट्रस थोड़ी डर सी गई। उसने हिम्मत जुटाई और उठकर अमीलिया की तरफ देखा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसने तो खुद कहा था, ये बस एक संयोग है, उसने कहा। अमीलिया अपनी आंखें घुमाकर चिढ़कर बोली। वह सच में गुस्से में थी। बियट्रस, तुम्हारे नंबर चाहे जैसे हों, पर अपनी कमजोर समझदारी का दिखावा मत करना, ठीक है? ये कहकर अमीलिया ने बियट्रस की तरफ तिरस्कार से ठठाका किया। बियट्रस को परिवार ने लाड से पाला था, उसने कभी ऐसी बेइज्जती सहन नहीं की थी। जैसे ही वह गुस्से में फटने वाली थी, उसने देखा कि अमीलिया घमंडी तरीके से मुड़कर उसे अनदेखा कर रही थी। बिना और कुछ किए बियट्रस के पास इजाबेला से भी सहानुभूति मांगने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। बेला, देख तो सही न, अमीलिया का क्या रवैया है, इसका क्या मतलब? कौन हो वह जो मेरे बारे में ऐसा कह रहा है? इजाबेला हमेशा सुलह कराती थी और अब वह समझ नहीं पा रही थी कि इस नाजुक स्थिति को कैसे सुलझाया जाए। वह अजीब सा स्वर लेकर बियट्रस की तरफ देखकर समझाने लगी, बियट्रस, इस तरह के अंकगणित के सवाल में एक छोटे से डेटा में भी बदलाव पूरे हिसाब को बदल देता है। हालांकि मैं इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में मेजर नहीं कर रही, पर मैं कह सकती हूँ कि यह प्रश्न वाकई मुश्किल है, इसलिए कैथरीन वाकई कमाल की है। इजाबेला की भली भांति समझाने की यह बात बियट्रस पर जहर का घूंट साबित हुई। बियट्रस की आंखें तुरंत गुस्से से लाल हो गईं। अभी अभी वह शो ऑफ करके खड़ी थी, पर अब वह जैसे सबसे बड़ी पीड़ित बन गई थी। वह इजाबेला की तरफ गुस्से से देखकर चिल्लाई, तुम लोगों ने मुझ पर साजिश की है। और कहकर वह गुस्से में वापस अपने डॉम के पलंग पर चली गई और जैसे तैसे पर्दे बंद करके खुद को अलग थलग कर लिया। इजाबेला वहीं खड़ी रह गई, उसके चेहरे पर दुख सा था। मैंने क्या गलत किया? मैं तो बस सच्चाई बता रही थी, इससे मैं बुरी कैसे हूँ? उसने सोचा। इजाबेला ने खुद को ठेस पहुंचती हुई पाई और वापस पलंग पर गई। पूरे डॉम में अजीब सी खामोशी छा गई। कैथरीन बिना भावनाओं के कंप्यूटर निकाली और डेस्क पर रख दी। आबॉट लैबोरेटरी में अभी भी बहुत सारे काम थे जिनमें उसकी मदद चाहिए थी। ऊपर से कल सुबह ओरिएंटेशन मीटिंग भी थी। उसे थोड़ा समय की टाइटिंग महसूस हो रही थी। जैसे ही वह ऑनलाइन हुई, उसे रोज का एक संदेश मिला, चीफ, यू फाइनली ऑनलाइन। कैथरीन को सिर्फ टेक्स्ट से ही उसका उत्साह महसूस हो गया। कैथरीन ने पूछा, बताओ, एक्सपेरिमेंट में फिर क्या दिक्कत आ रही है?
रॉज घबराकर एक्सपेरिमेंट से निकले नवीनतम आंकड़े कैथरीन को भेजने लगा। चीफ, यहाँ पैरामीटर्स बिल्कुल सही लग रहे हैं, पर चाहे मैं कितनी भी गणना करूं, 10 में से 1 या 2 बार नतीजा हमेशा गलत आ जाता है। कैथरीन ने तुरंत समझ लिया कि रॉज परेशान क्यों है। ऐसी बग्स से निपटना सबसे झंझट वाला होता है। अगर हर बार निकले गए आंकड़े अलग अलग होते तो गड़बड़ी ढूंढना आसान होता, पर अब केवल 10 में से 1 या 2 बार ही गलती आ रही थी, इसलिए पैरामीटर्स को सही करना और जड़ तक पहुंचना मुश्किल था। कैथरीन ने एक नजर डाली। रॉज ने सावधानी से डिडक्शन की थी। एक सामान्य नजर में भी वह समस्या ढूंढ नहीं पाए। डेटा भेजो, मैं कल डिडक्शन करके तुम्हें नतीजा दे दूंगी। रॉज ने कैथरीन का संदेश देखकर आखिरकार राहत महसूस की। वो पिछले 3 दिनों से खाना पीना भूल गया था। वो लगभग रोज 24 घंटे तक डिडक्शन पर काम कर रहा था, फिर भी वह समस्या नहीं ढूंढ पा रहा था। यह उसे बहुत परेशान कर रहा था। अब जब कैथरीन ने यह उत्तर दे दिया था तो वह आखिरकार चैन से बैठ गया। उसे भरोसा था कि कैथरीन ने कहा तो वह जरूर कर पाएगी। एक्सपेरिमेंट की दिक्कत सुलझते ही रॉज कैथरीन की जिंदगी की बातें भी सोचने लगा। चीफ, मैंने स्कॉट से सुना कि तुम स्टायर यूनिवर्सिटी गई थी पढ़ने और तुमने मार्शल को अपना मेंटर चुना। क्या ये सच है? पहले रॉज ने ये खबर मजाक समझी थी। आखिर कैथरीन दुनिया की टॉप साइंटिस्ट थी और जिन चीजों पर वह पढ़ती थी वे वैश्विक समस्याएं हैं। स्टायर यूनिवर्सिटी वाकई बहुत अच्छी थी, पर कौन सा टीचर था जो कैथरीन को पढ़ाता? कैथरीन रॉज की हैरानी पर काफी अनम्य थी। वो कुर्सी से धीरे से ऊपर सरक गई और उसमें आराम से लेट गई। इतना हैरान क्यों हुए लोग कि मैं स्टायर यूनिवर्सिटी आई? क्या स्टायर यूनिवर्सिटी ने किसी को कुछ उधार दिया हुआ था? उसने सोचा, कॉलेज लाइफ का अनुभव लेने में क्या बुरा है? कैथरीन ने भेजा। रॉज समझ गया कि कैथरीन का मतलब क्या था। बचपन से अब तक कैथरीन की जिंदगी खास थी। अब जब वह आम लोगों जैसी जिंदगी जीना चाहती थी तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। पर तुमने मार्शल को कैसे चुना? क्या वह? रॉज ने पूछना शुरू किया। रॉज के शब्द पूरे होने से पहले कैथरीन ने सीधे उसे टोक दिया। मार्शल को मेरी असल पहचान पता नहीं है तो रहने दो। कैथरीन ने एक बार फैसला कर लिया था और उसे बदलने का कोई इरादा नहीं था, तो रॉज उसे मना नहीं सका। उनको कैथरीन के विचारों में ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं थी। रॉज के साथ चैट खत्म करने के बाद कैथरीन ने रॉज द्वारा भेजे गए डेटा पर ध्यान लगाना शुरू किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाचने लगी। वही कैथरीन के ठीक तिरछे पलंग पर बेयट्रिस भी कंप्यूटर पर जोर शोर से काम कर रही थी। वो फ्रेशमैन के एक ग्रुप चैट में शिकायत कर रही थी। उसने बताया कि उसके रूममेट्स ने उस पर लक्ष्य बनाकर उसे परेशान किया है और उसे धमकाया गया है। ये बात तुरंत कई लोगों के साथ गूंज उठी और तरह तरह की शिकायतें और गाली गलौज होने लगी। ये क्या हो रहा है? ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही बेइज्जती है। बेयट्रिस, उस रूममेट का नाम क्या है जिसने तुम्हें गाली दी? बताओ, हम तुम्हारा बदला लेंगे। ये तो बुलिंग है। उसे अच्छे अंक कैसे हैं तो क्या हुआ? कौन समझता है वह क्या है? किस हैसियत से वह दूसरों की निंदा कर सकती है? खराब किरदार सबसे बुरा होता है। बेयट्रिस के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई जब उसने कैथरीन के खिलाफ डिनंसिएशन से भरे ग्रुप चैट को देखा। यही तो वह चाहती थी। उसे यकीन नहीं था कि इतने लोग मिलकर कैथरीन को सबक नहीं सिखा सकते। सबसे अच्छा तो ये होगा कि उसे पूरी तरह से निकाल दिया जाए ताकि वो भविष्य में इतना घमंडी न रहे। सुबह सुबह कैथरीन बिस्तर के पार से बजती अलार्म की आवाज से जाग गई। जब वह ट्रेनिंग में थी तब भी वह दूसरों के साथ रहती थी, लेकिन उस समय उसकी रूममेट्स बहुत अनुशासित थीं। वे कभी ऐसा बेहुदा काम नहीं करती थीं कि अलार्म बजता छोड़ दें और खुद सोती रहें। कैथरीन ने करवट बदली और सटीकता से आवाज का स्रोत ढूंढ लिया। उसने फुर्ती से लोहे के पलंग से एक बेकार पेंच निकाला और उसे अपनी तर्जनी और बीच वाली उंगली के बीच पकड़ लिया। फिर उसने निशाना साधा और पेंच को झटके से उछाल दिया। एक हल्की क्लिक की आवाज हुई और अलार्म अचानक बंद हो गया। पूरा डॉम तुरंत शांत हो गया। इसके बाद कैथरीन ने घड़ी देखी। उसकी उठने का समय अभी आधे घंटे बाद था। वह चैन से फिर से लेट गई। आंख झपकते ही आधा घंटा बीत गया। दोनों रूममेट्स के उठ जाने के बाद कैथरीन धीरे धीरे बिस्तर से उठी और नहाने धोने की तैयारी करने लगी। सभी उठ चुके थे, बस बेयट्रिस अब भी बिस्तर में पड़ी थी। ये देखकर इजाबेला ने दयालुता से आगे बढ़कर पुकारा, बेयट्रिस, बेयट्रिस, हमें ओरिएंटेशन मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। बेयट्रिस ने उनींदी आंखें खोली और अपना फोन ढूंढते हुए देखा। फोन देखते ही वो हक्का बक्का रह गई। अगले ही पल उसकी चीख पूरे डॉम में गूंज उठी। आह, ये वक्त कैसे हो गया? लेकिन वह नहाने की बजाय इजाबेला पर ही गुस्सा निकालने लगी। इजाबेला, तुमने जानबूझकर किया है ना? मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? इजाबेला ने बेबस होकर कहा। बेयट्रिस, तुमने तो मुझे कल रात कुछ नहीं बताया था। मैंने सोचा तुमने खुद अलार्म लगाया होगा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। जब हम निकलने वाले थे और तुम नहीं उठी तब मैंने तुम्हें पुकारा। बेयट्रिस का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया और फिर उसे कुछ याद आया। अलार्म? हाँ, मेरा अलार्म। क्या तुमने मेरे लिए बंद कर दिया था? इजाबेला का बिस्तर बेयट्रिस के ठीक सामने था, इसलिए बेयट्रिस ने सबसे पहले उसी पर शक किया।
इजाबेला इतनी डर गई कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगी। इजाबेला को डांट खाते देख कैथरीन से रहा नहीं गया। वह बोली, इजाबेला, सुना है तुम अपनी क्लास की लिएजॉन हो। हाँ, कोई भी देर करे, लेकिन मैं नहीं, इजाबेला ने घबराते हुए कहा और जल्दी से अमीलिया और कैथरीन के साथ बाहर निकल गई। तीनों एक साथ चली गईं, और बेatrice वहीं खड़ी पैर पटकती रह गई, गुस्से में तिलमिलाती हुई। कैथरीन ने इजाबेला का साथ दिया था, और यही बात बेatrice को और भी ज्यादा खलने लगी। वो इतनी नाराज थी कि उस वक्त अगर मौका मिलता तो शायद कैथरीन पर झपट पड़ती। कैथरीन और अमीलिया एक ही क्लास में थी, इसलिए वह अमीलिया के साथ ग्राउंड पहुंची और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग विभाग की टीम खोज ली। अमीलिया नए सहपाठियों से बातें कर रही थी और जल्दी घुल मिल रही थी, लेकिन कैथरीन ने पेड़ की छाया में एक शांत जगह ढूंढी और बैठ गई। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग विभाग में लड़कियां बहुत कम थीं। अमीलिया और कैथरीन के अलावा सिर्फ 3 और लड़कियां थीं, यानी 60 छात्रों की पूरी क्लास में केवल 5 लड़कियां थीं। कैथरीन ने टोपी पहन रखी थी, जिसकी झुकी हुई किनारी ने उसका चेहरा ढक रखा था। इसके विपरीत हंसमुख और मिलनसार अमीलिया सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। उनके बगल वाली टीम स्टायर यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट की थी, और बेatrice भी उसी टीम में थी। वो लगभग देर से पहुंची थी। इजाबेला की तरह वह भी क्लास की लिएजॉन थी, लेकिन अपनी क्लास में सबसे आखिर में पहुंची। बेatrice ने रोल कॉल में मदद करने वाले सहपाठी कैल्विन को देखा और मुस्कुराकर बोली, कैल्विन, तुम्हारा बहुत धन्यवाद रोल कॉल में मदद के लिए। उसकी आवाज मीठी और कोमल थी। कैल्विन पहले थोड़ा झिझका, लेकिन बेatrice के इतने नम्र स्वभाव ने उसे तुरंत पिघला दिया। वह मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात थी। बेatrice ने बनावटी उदासी के साथ कहा, कैल्विन, आज तो सब तुम्हारे कारण हुआ, वरना मैं तो समझ नहीं पाती क्या करती। बेatrice को यूं परेशान देखकर कैल्विन से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या हुआ था? तुमने कहा था कि तुम ज्यादा सो गई थी। बेatrice ने अपने फोन में अलार्म की सूची दिखाते हुए कहा, देखो कैल्विन, मैंने बहुत सारे अलार्म लगाए थे, लेकिन किसी ने सब बंद कर दिए। मैं कल रात देर तक जागी थी, इसलिए उठ नहीं पाई और लगभग क्लास को मुसीबत में डाल दिया। बेatrice की यह बेचारी बात सुनकर कैल्विन गुस्से से भर गया। तुमने कहा था कि कल तुम्हें डॉम में एक नई छात्रा ने डांटा था, और आज किसी ने तुम्हारा अलार्म बंद कर दिया। बेatrice, कोई तुम्हें जानबूझकर टारगेट कर रहा है क्या? बेatrice ने भोलेपन से सिर हिलाया। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में बेबसी थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करेगा। बेatrice की इस नरमी को देखकर कैल्विन अब और सह नहीं पाया। वह बोला, नहीं, ये बात ऐसे नहीं छोड़ी जा सकती। अगर आज इन्हें माफ कर दिया, तो वे कल फिर तुम्हें सताएंगे। बेatrice, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के किसी छात्र को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। बेatrice ने कृतज्ञता से सिर हिलाया, पर अंदर ही अंदर खुश होकर मुस्कुरा उठी। उसका मकसद पूरा हो गया था। उधर कैथरीन पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी थी। अच्छा हुआ कि ज्यादातर नए छात्र अभी एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, इसलिए किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक उसके ऊपर एक बड़ी छाया पड़ी। कैथरीन ने सिर उठाने से पहले ही ऊपर से आवाज सुनी, तुम ही कैथरीन हो, है ना? कैथरीन ने नजर उठाई, सामने एक लड़का खड़ा था। उसका चेहरा साधारण था, माथे पर कुछ पिंपल्स थे, चेहरे पर अक्खड़पन और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन लड़का व्यंग्य से बोला, अच्छा, तो तुम ही हो जिसने हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के छात्रों को तंग किया, और अब मान भी नहीं रही हो। कैथरीन ने मन ही मन सोचा, तो ये झगड़ा करने आया है, मेडिकल डिपार्टमेंट का ही होगा। वह शांत भाव से खड़ी हुई और ठंडे स्वर में पूछा, तुम हो कौन? कैल्विन कुछ लंबा भाषण देने की सोच रहा था, लेकिन कैथरीन के सीधे सवाल ने उसे रोक दिया। कुछ पल बाद उसने हकलाते हुए कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। अगर तुम कैंपस में अपने सहपाठियों को परेशान करोगी तो ये गलत है। कैथरीन ने बाहें मोड़ ली, उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, तो बताओ मैंने आखिर किसे परेशान किया है? कैल्विन ने कैथरीन की ओर एक घमंडी मुस्कान के साथ देखा, जैसे उसे पहले से उम्मीद थी कि कैथरीन सब कुछ नकार देगी। इनकार मत करो, तुम्हें खुद पता है तुमने क्या किया है। पहली साल की स्टूडेंट होकर इतनी अकड़ कैसे दिखा सकती हो? कैथरीन ने सिर उठाया और बेफिक्री से अपनी टोपी की किनारी ठीक की, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा नजर आने लगा। मुझे सच में नहीं पता, क्या तुम जरा बता सकते हो कि मैंने क्या किया? जैसे ही उसका चेहरा पूरी तरह दिखा, आसपास के सभी लोग कुछ पल के लिए थम गए। हर किसी की नजर कैथरीन पर टिक गई, मानो उन्हें यकीन ही न हो रहा हो कि असल जिंदगी में कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। बेatrice, जो पास में छिपकर तमाशा देख रही थी, तुरंत बेचैन हो उठी। वह तो चाहती थी कि कैथरीन सबके सामने बेइज्जत हो, पर अब तो सारे लड़के उसकी खूबसूरती में खो गए थे। वह मन ही मन बड़बड़ाई, ये चुड़ैल। फिर गुस्से में कैथरीन की तरफ बढ़ी। कुछ सेकंड पहले तक वो गुस्से में थी, लेकिन जैसे ही वह कैल्विन के पास पहुंची, जो उसके लिए न्याय मांगने आया था, उसका चेहरा बेचारी बन गया। उसने हल्के से कैल्विन की शर्ट का कोना पकड़ा और मीठी आवाज में बोली,
कैल्विन, रहने दो, मुझे नहीं लगता कैथरीन ने जानबूझकर किया होगा। इस बात को यहीं खत्म कर दो ना। उसकी आंखें नम हो गईं और आवाज कांपने लगी। कैल्विन, जो अभी कैथरीन के चेहरे से मंत्रमुग्ध था, अब बियट्रस को रोते देखकर फिर से गुस्से में भर गया। बियट्रस, डरो मत, तुम बहुत नेक हो, लेकिन इस तरह की बात को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आज नहीं रोका तो कल फिर तुम्हें तंग करेंगे। कैथरीन अब तक सोच रही थी कि आखिर उसने किसे सताया है, लेकिन जब उसने बियट्रस की यह नाटकीय अदाकारी देखी तो सब कुछ समझ गई। ये सब बियट्रस के बचाव में आए थे। कैल्विन ने बियट्रस को समझाने के बाद फिर कैथरीन की ओर मुड़कर देखा। चेहरा तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया निकलेगी। कैथरीन ने आंखें सनकरी की और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, और तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले? तुम। कैल्विन गुस्से से बेतरह तिलमिला गया। अगर तुम लड़की ना होती तो मैं आज तुम्हें सबक सिखा देता। कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, मुझे यकीन है। इससे पहले कि कैल्विन उसके जवाब का मतलब समझ पाता, कैथरीन ने उसे जोरदार कंधे के वार से नीचे गिरा दिया। वह जमीन पर गिरा और उठ नहीं पाया। कैथरीन ने अपने हाथ झाड़े। उसे इस बात से भी घिन आ रही थी कि उसने कैल्विन के कपड़ों को छू लिया। वह बकवास करने में यकीन नहीं रखती थी, उसके लिए काम ही जवाब होता था। कैल्विन को लगा जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट गई हों। कैथरीन को अपने पास आते देख वह डर के मारे हकलाने लगा। तुम क्या करने वाली हो? कैथरीन झुककर उसके पास आई और हाथ हिलाया तो कैल्विन डर के मारे चिल्ला उठा। कैथरीन खुद हंसी रोक ना पाई और बोली, मुझे यकीन है तुम सच में मुझे मारना चाहते थे, जैसे मैं तुम्हें मारना चाहती थी। फर्क बस इतना है, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं थी और मेरे पास है। वह इसलिए कैल्विन को बेझिझक गिरा पाई क्योंकि जो उससे उलझता था उसे परिणाम भुगतने ही पड़ते थे। बियट्रस को उम्मीद नहीं थी कि कैल्विन इतनी जल्दी डर जाएगा। वह कैथरीन से सहम गया था। अब बात संभालने के लिए बियट्रस को खुद आगे आना पड़ा। कैथरीन, तुम दूसरों को ऐसे परेशान और अपमान कैसे कर सकती हो? भीड़ जो कैथरीन की फुर्ती देखकर दंग रह गई थी, अब बियट्रस की चीख सुनकर होश में आई। भले कैथरीन का वार शानदार था, लेकिन कई लोगों को लगा कि उसने जरूरत से ज्यादा कर दिया। बियट्रस ने माहौल का फायदा उठाया और भीड़ को भड़काया। वह गंभीर चेहरे के साथ बोली, कैथरीन, तुमने डॉम में मुझे डांटा और मेरा अलार्म भी बंद किया। फिर कैल्विन ने बस मेरे लिए 2 शब्द कहे तो तुमने उस पर हाथ उठा दिया। मेरे मामले को तो मैं भूल सकती हूँ, लेकिन आज तुम्हें कैल्विन से सबके सामने माफी मांगनी होगी। कई नए छात्र पहले से ही बियट्रस की डॉम में परेशान होने की कहानी जानते थे। अब जब उन्होंने सुना कि उसका उत्पीड़न कैथरीन कर रही थी तो वे और भी नाराज हो गए। भीड़ ने बियट्रस का साथ दिया और चिल्लाने लगी, माफी मांगो, माफी मांगो। आवाजें तेज होती गईं, जैसे जब तक कैथरीन माफी न मांगे वे रुकने वाले नहीं थे। कैथरीन ने ठंडी हंसी हंसी, माफी, कितना मजाकिया है। उसकी आंखें अचानक बर्फ सी ठंडी हो गईं और कोई भी उससे नजर मिलाने की हिम्मत न कर सका। तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? क्या तुम मेरी माफी के लायक भी हो? उसने यह बात सबके सामने कही। बियट्रस का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। कैथरीन, तुम बहुत घमंडी हो। कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, हाँ हूँ तो क्या कर लोगी? उसका चेहरा साफ कह रहा था, अगर दम है तो लड़ लो। बियट्रस ने अभी अभी कैथरीन को कैल्विन को गिराते देखा था। वह जानती थी कि वह उसका सामना नहीं कर सकती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह भीड़ को भड़काने लगी, दोस्तों, ऐसी लड़की का हमारे यूनिवर्सिटी में कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ स्टायर यूनिवर्सिटी की बदनामी करते हैं। सही कहा, कैल्विन ने तुरंत समर्थन में कहा। आसपास के लोग कैथरीन के बारे में बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए, तो कोई बोल रहा था कि उसके खिलाफ ऑनलाइन शिकायत करनी चाहिए। ये सब देखकर बियट्रस के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वह मन ही मन बोली, कैथरीन जैसी लड़की सिर्फ लड़ाई करना जानती है, अक्ल से खेलना नहीं। यही उसकी हार है। वह कैथरीन की ओर देखते हुए बोली, कैथरीन, मुझे पता है कि स्टायर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना आसान नहीं था, फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। अगर तुम मंच पर जाकर माइक से सबके सामने माफी मांग लो तो मैं यह मामला यहीं खत्म कर दूंगी। कैथरीन ने चारों तरफ खड़े गुस्से से भरे छात्रों को देखा, फिर हंसते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि स्टायर यूनिवर्सिटी एस्कना की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। यहाँ के छात्र समझदार होंगे, पर अब लग रहा है मैं गलत थी। उसके ये शब्द सबके लिए एक सीधा अपमान थे, लेकिन कैथरीन बेपरवाह खड़ी रही, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। बियट्रस समझ नहीं पा रही थी कि कैथरीन वाकई मूर्ख है या बस हद से ज्यादा आत्मविश्वासी। क्या उसे सच में लगता था कि वो पूरे कॉलेज से अकेले लड़ सकती है? वह आंखें सनकरी कर बोली, अगर तुम अभी भी इतनी अकड़ दिखाओगी तो हम भी नरमी नहीं दिखाएंगे। कैथरीन ने ठंडेपन से हाथ झाड़े, कर लो जो करना है अगर तुम में हिम्मत है। तभी भीड़ में किसी ने कहा, अरे ये वही कैथरीन है जिसने कासिया में फुल मार्क्स लेकर टॉप किया था। सबको याद आया कि मार्शल ने कभी यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी के छात्रों से झगड़ा किया था, सिर्फ कैथरीन को अपनी यूनिवर्सिटी में लाने के लिए। कैथरीन की पहचान खुलते ही कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, तो क्या हुआ अगर उसने फुल मार्क्स लिए? ऐसे स्वभाव का क्या फायदा? क्या अच्छे नंबर लेने का मतलब है कि वो किसी को परेशान कर सकती है? माहौल और तनावपूर्ण हो गया था।
कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि सब मिलकर एक शिकायत पत्र लिखते हैं ताकि कैथरीन को स्कूल से निकाल दिया जाए। हालांकि कुछ लोगों को लगा कि शायद हालात बदल भी सकते हैं, क्योंकि कैथरीन इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। कभी कभी चीजें पलक झपकते ही बदल जाती हैं, बेहतर यही होगा कि किसी पक्ष में अंधाधुंध होकर शामिल न हो। बेatrice के समर्थन में आवाजें जोरदार थीं, लेकिन कैथरीन भीड़ के बीच शांत खड़ी रही, आसपास के तानों को अनसुना करते हुए। वो हमेशा ही बेपरवाह और बंधनों से आजाद अंदाज में काम करती थी। बेatrice, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है कि मुझे स्कूल से निकलवा सको, तो करके दिखाओ। कैथरीन की यह बेपरवाही देख बेatrice का गुस्सा फट पड़ा। कैथरीन, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने दूसरों को परेशान किया और ऊपर से इतना ठंडा रवैया। कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या कहा? मैंने दूसरों को परेशान किया? बेatrice, जरा आईने में खुद को देखो। इतना घमंड मत करो। अगर मुझे किसी को परेशान करना होता तो तुम मेरी लिस्ट में सबसे नीचे होती। बेatrice अब कैथरीन से बहस नहीं कर पा रही थी। वो घबराकर बाकी छात्रों को भड़काने लगी ताकि सभी उसके पक्ष में खड़े हो जाएं। ऐसा लग रहा था कि जब तक कैथरीन को बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा, बेatrice चैन से नहीं बैठेगी। तभी भीड़ में से एक अलग आवाज आई, बेatrice, तुम बहुत घटिया हो। कैथरीन पर सबके ताने सुनकर अमीलिया तुरंत वहां पहुंची। पूरी बात समझने के बाद तो उसे बेatrice पर बेहद गुस्सा आया। बेatrice का चेहरा अमीलिया को देखकर तमतमा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अमीलिया, मुझे पता है तुम कैथरीन की दोस्त हो, लेकिन तुम दोनों मिलकर मुझे परेशान क्यों कर रही हो? वो खुद ही पहले बोल उठी ताकि लोगों को लगे कि अमीलिया और कैथरीन मिलकर उसके खिलाफ हैं। अमीलिया ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, तुम खुद को क्या समझती हो? फिर उसने सीधा भीड़ की ओर मुड़कर कहा, मैं भी उसी डॉम में रहती हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ कि कैथरीन ने किसी को परेशान नहीं किया। कल रात बेatrice को जिसने डांटा था वो कैथरीन नहीं, मैं थी। और आज सुबह अलार्म कई बार बजा, लेकिन बेatrice नहीं उठी। उल्टा वो हमें ही दोष देने लगी कि हमने देर से उठाया। वो हमेशा मासूम बनने का नाटक करती है और दूसरों पर झूठा आरोप लगाती है, और तुम लोग फिर भी उसका साथ दे रहे हो। अमीलिया ने बेatrice को बोलने का कोई मौका नहीं दिया। बेatrice अब बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी। डॉम में रहने वाले लोग जानते थे कि किसी का बार बार अलार्म बजना कितना परेशान करता है। अमीलिया की बात सुनकर बहुतों ने बेatrice को गलत मानना शुरू कर दिया। बेatrice ने देखा कि लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं, तो उसने फिर पलटवार किया। अमीलिया, तुम कितनी नीच हो। कैथरीन के साथ मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहती हो ताकि उसे खुश कर सको। अमीलिया को पहले से पता था कि बेatrice ऐसा कहेगी। उसने तुरंत इजाबेला की ओर इशारा किया। बेला, तुम भी हमारे डॉम में रहती हो, सबको सच्चाई बताओ। इजाबेला इस तरह सबके सामने नाम आने से घबरा गई। वो बहुत असहज दिख रही थी, लेकिन अमीलिया और बेatrice दोनों ही दबाव डाल रही थी, इसलिए उसने झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कैथरीन ने बेatrice को तंग किया। बेatrice वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। सार्वजनिक रूप से उसकी 2 रूममेट्स ने उसका झूठ उजागर कर दिया था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी कैथरीन, जो अब तक चुप थी, अपने फोन की स्क्रीन उसके सामने ले आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेatrice, अगली बार जब किसी को गाली देने के लिए पोस्ट डालो तो अकाउंट और मोबाइल नंबर दोनों बदल लेना। क्या तुम्हें पता नहीं कि मोबाइल नंबर असली नाम से रजिस्टर्ड होते हैं? अमीलिया ने कैथरीन के फोन पर झांक कर देखा। वहां स्कूल फोरम पर कोई लगातार कैथरीन को नीचा दिखाने और गालियां देने वाली पोस्ट कर रहा था। वो बातें किसी सभ्य लड़की की नहीं लग रही थी। बेatrice को उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन इतनी जल्दी उसके सारे राज खोल देगी। अब जब सबकी निगाहें बदल चुकी थीं, तो बेatrice ने गुस्से में कहा, कैथरीन, ये सब झूठ है। कौन जाने तुमने मुझे फंसाने के लिए ऐसा कुछ कर दिया हो। रोनन अब तक इस मामले से दूर था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि बात कैथरीन से जुड़ी है, वो तुरंत आ गया। उसे बेatrice का बनावटीपन बर्दाश्त नहीं था। वो तिरस्कार भरे स्वर में बोला, तुम्हें बेवकूफ कहना भी तुम्हारी तारीफ होगी। स्टाइल यूनिवर्सिटी की नेटवर्क इंजीनियरिंग टीम पूरे देश में टॉप पर है। अगर तुम्हें शक है तो खुद जाकर हमसे पूछ लो। रोनन के आत्मविश्वास से भरे अंदाज ने बेatrice को चुप करा दिया। वह जानती थी कि गलती उसी की है, इसलिए जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। कैथरीन ने मौका देखकर आगे कहा, इस पोस्ट में जो कुछ भी लिखा है वो सब झूठ है। मैं तुम्हारे खिलाफ मानहानि का केस कर सकती हूँ। अगर तुम मानती नहीं तो मैं कानून का सहारा लूंगी। उसने रोनन की तरफ मुड़कर कहा, रोनन, वकील बुलाओ। रोनन ने अपना फोन निकाला और बेatrice की ओर लहराया। एस्कना का सबसे बड़ा और ताकतवर वकील मेरा दोस्त है। अब तुम गई काम से। कैथरीन के ये कहने पर बेatrice घबरा गई। अगर मानहानि का दोषी साबित हुई तो स्कूल उसे निकाल देगा। कई मुश्किलों से उसने स्टाइल यूनिवर्सिटी में दाखिला पाया था, और अब अगर उसे निकाला गया तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। बेatrice ने तुरंत अपने स्वर बदल लिए। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, कैथरीन, हम एक ही स्कूल के छात्र हैं, एक ही डॉम में रहते हैं। क्या तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? जब झूठे आरोप काम नहीं आए तो उसने अब भावनात्मक ब्लैकमेल करना शुरू किया, लेकिन कैथरीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह ठंडे स्वर में बोली, मरना है तो जाकर मर जाओ, नहीं तो जैसा कहा है वैसा करो, मुझसे माफी मांगो। कैथरीन की यह बात सुनकर बेatrice दोहरी उलझन में पड़ गई।
वह स्कूल से निकाली नहीं जाना चाहती थी, लेकिन कैथरीन से माफी भी नहीं मांगना चाहती थी। कैथरीन ने उसे नजरअंदाज किया और अब कैल्विन की तरफ बढ़ी। कैल्विन चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैथरीन को पास आते देख जम गया। कैथरीन ने उंगली उठाकर उसकी ओर इशारा किया, और तुम अगर माफी नहीं मांगना चाहते तो ठीक है। तुम्हें तो स्कूल की सजा पसंद है ना? लड़ाई झगड़े की वजह से एक डिमेरिट मिल जाए तो शायद समझ आ जाएगा। अगर कॉलेज की शुरुआत में ही उसे डिमेरिट मिल गया तो उसका पूरा रिकॉर्ड खराब हो जाता। कैल्विन बेatrice की तरह जिद्दी नहीं था, उसने तुरंत झुककर कहा, कैथरीन, ये सब मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कैल्विन को झुकते देख कैथरीन को अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसे लगा था कि कैल्विन वाकई बेatrice के लिए कुछ करेगा, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावा था। वह बोली, अगली बार कुछ करने से पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करना।